भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कहा जाता है कि इंसाफ अगर वक्त पर ना मिले तो उसका बहुत मतलब रह नहीं जाता। सोचिए, 44 साल बाद उन 24 दलितों को इंसाफ मिला जिन्हें गोलियों से उनके घर में घुसकर भून दिया गया था। यूपी के देहुली कांड की हम बात कर रहे हैं, जिसने यूपी से दिल्ली तक दहशत फैला दी। ऐसी दहशत कि इंदिरा गांधी को खुद दिल्ली से यूपी आना पड़ा था। आखिरकार इस मामले में पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। गुंडों ने इज्जत लूटी है हमारी बहन बेटियों की। माँ की कोख में दाग नहीं लगने गए। आगे देखेंगे हम कुर्बान हो जाएंगे। तारीख 18 नवंबर 1981, गांव देहुली, जिला मैनपुरी। घटना, 24 दलितों को गोलियों से भून दिया गया। अब क्या हुआ? 44 साल बाद दोषियों को सजाए मौत। न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा, हत्यारों को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मौत ना हो जाए। अब समझिए पूरी खबर को। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश की है। फिरोजाबाद जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर जसराना के देहुली गांव में 18 नवंबर 1981 के दिन 24 दलितों का नरसंहार किया गया। डकैतों ने 24 दलित समाज के लोगों को गोलियों से भून दिया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। मरने वालों में ज्वाला प्रसाद, राम प्रसाद, राम दुलारी, श्रृंगारवती, शांति, राजेंद्री, राजेश, राम सेवक, शिवदयाल, मुनेश, भरत सिंह, दाताराम, आशा देवी, लालाराम, गीतम, लीलाधर, मानिक चंद, भूरे, शीला, मुकेश, धनदेवी, गंगा सिंह, गजाधर और प्रीतम सिंह शामिल थे। देहुली नरसंहार में राम सेवक, रामपाल और कप्तान को फांसी की सजा दी गई और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। 44 साल बाद फैसला आ पाया जी। क्या कारण रहा इसके पीछे? 44 साल बाद फैसला इसलिए आया क्योंकि कुछ अभियुक्त इसमें गैर हाजिर हो गए थे, जो जिनके वारंट पे बाद में पकड़े गए। फिर मामला यहाँ से हाईकोर्ट चला गया, इसलिए ये फैसले में लेट हुआ। दावा हुआ कि इस हमले का मकसद गांव के लोगों को डराना था, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने एक गिरोह के खिलाफ गवाही दे दी। बस तब से ही ये विवाद गहराता चला गया और रुका 24 लोगों की मौत पर, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये देहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे। सोचिए, घटना इतनी विभत्स थी कि यूपी के साथ साथ दिल्ली तक हिल गई। दिल्ली से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी तक को देहुली गांव आना पड़ा। इस मामले में पीड़ित परिवारों को लंबे समय तक इंसाफ के लिए जूझना पड़ा। 11 मार्च को मैनपुरी की अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया और अब हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय के द्वारा राम सेवक, कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। हालांकि सजा के ऐलान के बाद जब सवाल दोषियों से हुआ तो बिना किसी शर्म के वो इसे बेटियों की इज्जत से जोड़ते हैं और कहते हैं कि आगे देखेंगे क्या करना है। गुंडों ने इज्जत लूटी है हमारी बहन बेटियों की। माँ की कोख में दाग नहीं लगने गए। आगे देखेंगे हम भी कुर्बान हो जाएंगे। इंसाफ अगर वक्त पर ना मिले तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। सोचिए, 44 साल बाद उन 24 दलितों को इंसाफ मिला जिन्हें गोलियों से भून दिया गया, जिनके अपने गुजर गए। वो कहते हैं हम हर दिन मरते हैं, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है, लेकिन आज सदन में पीएम मोदी ने जिस अंदाज में तारीफ की, उसके बाद विपक्ष के पेट में दर्द होना तय है। स्पेशल रिपोर्ट। अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है।
जब से यूपी के प्रयागराज में आस्था के महापर्व महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ है, तब से ही देश दुनिया में ऐसे अद्भुत आयोजन की जमकर तारीफ हो रही है। इस सफल आयोजन का जादू ही था कि सदन में पीएम मोदी भी इसकी जमकर तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने न सिर्फ भव्य आयोजन का जिक्र किया, बल्कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने सदन में महाकुंभ पर अपनी बात रखी। कहा, हम सब जानते हैं कि गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ, वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था, वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सदन में पीएम आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने महसूस किया था कि देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। पीएम मोदी अपने संबोधन में देश की युवा पीढ़ी को भी केंद्र में लाते हैं। वो कहते हैं कि युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है और देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है, ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। महाकुंभ ने उन शंकाओं, आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। आपको वो पल भी दिखाते हैं जब खुद पीएम मोदी ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई थी और गंगा पूजन किया था। पीएम मोदी ने त्रिवेणी की धारा में खड़े होकर 108 मंत्रों का जाप भी किया था। इस दौरान वो रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए हुए थे। डुबकी के दौरान वो लगातार मंत्रोच्चार भी कर रहे थे। आपने देखा होगा, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए महाकुंभ की भव्य सफलता का श्रेय कई बार पीएम मोदी को दिया। वो कहते हैं कि महाकुंभ को सफल बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। ये आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। संसद में महाकुंभ पर चर्चा से लेकर संगम में पीएम मोदी की डुबकी तक यह आयोजन आस्था और परंपरा का प्रतीक बना। पीएम के संबोधन में युवा पीढ़ी, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का जिक्र रहा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक विरासत और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पीएम मोदी के महाकुंभ भाषण के बाद संसद में सियासी घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने वॉकआउट कर भाषण को एक तरफा करार दिया और श्रद्धांजलि न देने पर राहुल गांधी सवाल उठा देते हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव जारी है, लेकिन महाकुंभ पर बहस अब सियासत के अखाड़े में बदल चुकी है।
अपने अपने सीट पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ भाषण के बाद लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस भाषण को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। पीएम के भाषण को लेकर राहुल गांधी बोले कि पीएम ने कुंभ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि नहीं दी। जो प्रधानमंत्री ने बोला मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पीएम के भाषण को एक तरफा घोषित कर दिया और बोले कि सदन में किसी को भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा बयान देकर के और सदन से एक सेकंड में चले गए। अच्छा होता इस महाकुंभ पर एक बड़ी चर्चा होती और उस चर्चा से ये होता कि महाकुंभ को एक दिन के लिए तो था नहीं, महाकुंभ तो बहुत दिनों से चल रहा है और भविष्य में चलता रहेगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि पीएम ने अपना भाषण दिया और वो सदन से चले गए। वो कहते हैं कि महाकुंभ पर चर्चा करने का विपक्ष को भी अधिकार है और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कुंभ की वो बातें की जो बातें लगातार वो पहले से करते आ रहे हैं। उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं कही जिस बात को हम लोग कोट करें या वो बात पहले चर्चा में ना आई हो। कुंभ पर सदन में एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए, केवल एक तरफा नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और बयान देके चले गए। कुछ विपक्ष के लोगों के पास भी जानकारियां हैं, कुछ विपक्ष के लोगों के पास भी कुंभ के अनुभव हैं, कुछ जो कुंभ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भविष्य में सुधारने के लिए जरूरी हैं, उन बातों की चर्चा हो। ये बात हमारी लगातार मांग कुंभ के समय भी थी। चूंकि आज प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया तो निश्चित तौर पे अपनी उस मांग को हम लोग फिर दोहराते हैं। पीएम मोदी के महाकुंभ भाषण के बाद संसद में सियासी घमासान तेज है। विपक्ष ने वॉकआउट कर भाषण को एक तरफा करार दिया। श्रद्धांजलि न देने पर भी सवाल उठाए। सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव जारी है, लेकिन महाकुंभ पर बहस अब सियासत के अखाड़े में बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज की एक और बड़ी खबर। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माता शाकंभरी देवी के नाम पर रखे जाने की मांग की। उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया। इमरान मसूद कहते हैं कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण माता शाकंभरी देवी के नाम पर होना चाहिए। माता शाकंभरी देवी सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी का सहारनपुर क्षेत्र से गहरा धार्मिक संबंध है। ठीक इसी तरह से देवबंद की पहचान विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम से है। आगे वो कहते हैं कि देवबंद में मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने समाज और राष्ट्र के हित में अतुलनीय योगदान दिया। अगर सरकार इस तरह से सहारनपुर और देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम बदलती है तो इससे सहारनपुर क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को लोकप्रियता मिलेगी। सहारनपुर बहुत ऐतिहासिक शहर है, वहाँ मां शाकंभरी देवी का निवास है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नामांकन मां शाकंभरी देवी के नाम पर कर दिया जाए। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस की तरफ से जो कि हमेशा नाम बदलने को लेकर टिप्पणी करती थी, वहां से मांग उठ रही है कि सहारनपुर का नाम बदल दिया जाए। वैसे बीजेपी ने इस पर क्या कहा है, सुनिएगा। निश्चित रूप से इमरान मसूद ने अगर इस तरह का प्रस्ताव दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करती है। हमने ऐसे तमाम स्थानों के नाम को परिवर्तित करने का काम किया है जिनके अपने पौराणिक महत्व और पौराणिक इतिहास है। निश्चित रूप से इस तरह के प्रस्ताव आएंगे तो सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। चलिए, अभी तो शुरुआत हुई है, प्रपोजल दिया गया, आगे क्या होता है आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर, संभल में शांति लगता है कि थोड़े समय तक नहीं रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के संभल में इस साल सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले का आयोजन अब नहीं होगा।
क्यों? पुलिस ने आयोजकों से साफ कह दिया है कि लुटेरों के नाम पर मेले के आयोजन की अनुमति नहीं देंगे। संभल में होली के बाद हर साल सैयद सलार मसूद गाजी की याद में नेजा मेले का आयोजन होता रहा है। इस आयोजन को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। कहा गया था कि सैयद सलार मसूद गाजी ने देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। ये तर्क दे रहे हैं लोग। ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेले का आयोजन कर उसका गुणगान किया जाना ठीक नहीं है। पर पुलिस अधीक्षक ने साफ साफ कह दिया कि सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर मेले की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस तो यहाँ तक कहती है कि सोमनाथ मंदिर लूटने वालों के नाम पर मेले की अनुमति नहीं दी जा सकती। वो एक लुटेरा था और उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। अगर आप ऐसे लुटेरों की याद में मेला लगाएंगे तो आप देशद्रोही हो। हम ऐसा नहीं करने देंगे। देखिए, मैंने जो अभी तक सुना है 35 साल से, वो झंडा ही लगता चला रहा है नेज़े के नहीं है, जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। उसी वजह से नेता यहाँ ढाल लग जाती है तो नेज़े की शुरुआत हो जाती है। बस यही मुझे पता है 35 साल से अब तक। ये मंगल के दिन आज लगानी चाहिए। मानते हैं मुसलमान सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सामने तो अब लगता आ रहा है। 60 साल की हमारी उम्र हो गई। मियाज नजर दिले, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होते। मार्ग पर इकट्ठा किया गया था, इसे बंद किया गया है और यह कुरीति थी जिसे कि नहीं होने देना है और सभी की साझा जिम्मेदारी बनती है। दुकानदार सजाद थे, उनके ही दुकान के सामने इकट्ठा सड़क पे हुआ था, उसे ढका गया। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर ने भारत के सचिन से शादी की और अब एक बेटी को जन्म दिया। वैसे सीमा का 5वां बच्चा है, लेकिन भारत में सीमा का पहला बच्चा है। जैसे ही ये गुड न्यूज जनता के बीच आई, सीमा हैदर को बधाइयां मिलने लगी। रिपोर्ट। अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी का माहौल था। सचिन की नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी थी। दिल की धड़कनें तेज थी। परिवार के सदस्य प्रार्थना में लीन थे और घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थी। फिर अचानक दरवाजा खुला। नर्स मुस्कुराते हुए बाहर आई। बधाई हो, बेटी हुई है। ये सुनते ही सचिन की आंखों में चमक आ गई और पूरे अस्पताल में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी हो गई हो। आज सुबह ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल में सीमा हैदर ने अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया और ये कहा जा सकता है कि सचिन मीना की ये पहली औलाद है सीमा हैदर से। बहुत से विवाद इस बीच जुड़े रहे। अभी भी मामला विचाराधीन है नोएडा के जिला न्यायालय में। तो देखना होगा जिस तरीके से परिवार खुशियां मना रहा है और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में सीमा हैदर और सचिन मीना ने खाई थी, तो अब ये प्यार और कितना परवान चढ़ता है, ये रिश्ता आगे कितना ज्यादा चलता है। बेटी के आगमन के साथ ही सचिन और सीमा का घर खुशियों से भर गया है। परिवार के सभी सदस्य इस नन्ही परी को बाहों में भरने के लिए उत्साहित है। घर में बधाइयों का तांता लगा हुआ है और रिश्तेदारों व पड़ोसियों ने मिठाइयां बांटना शुरू कर दी है। सचिन और सीमा की प्रेम कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है, जहां नन्ही परी उनकी जिंदगी में नए रंग भरने वाली है। नामकरण की घड़ी नजदीक आई। बेटी के नाम पर सबकी नजर। संस्कृतियों के संगम से जन्मा नाम। एक नाम दो दिलों की कहानी। बच्ची के जन्म के साथ ही उसके नामकरण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार जल्द ही एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें बच्ची के नाम की घोषणा होगी। सीमा और सचिन चाहते हैं नाम ऐसा हो जो दोनों की संस्कृतियों का सम्मान करे और उनके प्यार की निशानी बने। इस मौके पर कुछ खास मेहमानों को भी आमंत्रित किया जाएगा। वहीं ये समारोह उनके रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर होगा। आगे नामकरण की प्रक्रिया जो होगी उसमें हम आप लोगों से भी, पूरे देश और दुनिया के लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे उस पर सूचना दे, नाम की, अपने नाम बेटी के आधार पर भारतीय बेटी के आधार पर नाम सुझाएं और नाम भेजें, जिससे हमें नामकरण के समय पर उन नामों से सुविधा हो सके और जिस नाम के ज्यादा आएंगे वही नाम सीमा सचिन मीना की बेटी का रखा जाएगा। इस बच्ची के जन्म के साथ ही सीमा हैदर की पहचान भारत में और गहरी हो गई है। पहले वह एक विदेशी नागरिक के रूप में चर्चा में थी, लेकिन अब उनकी कहानी पूरी तरह से भारतीय परिवार की बन चुकी है।
उनके बच्चे, उनका संघर्ष, अब उनकी नवजात बेटी, ये सब उन्हें भारत में स्थायी रूप से जोड़ने का संकेत है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी नागरिकता की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और इस नन्ही परी के साथ उनका भविष्य कैसा आकार लेता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मेरठ में शहर काजी के ओहदे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक तरफ 42 साल के तजुर्बे वाले कारी शफीक हैं तो दूसरी ओर 25 साल के डॉक्टर जैनुल सालकीन अपनी पारिवारिक विरासत का दावा कर रहे हैं। मस्जिदों से सोशल मीडिया तक बहस गर्म है। सियासी दल भी कूद पड़े हैं और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। जो भी इस गद्दी पे बैठेगा शहर काजी पे, उसमें काबिलियत होनी चाहिए, कुरान हाफिज होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, दीन के मामलात में जानकारी होनी चाहिए। आप सोचिए तो सही के बाप का जनाजा रखा है, इतनी क्या जल्दी है आपको? आपने उस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी। मेरठ के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान शहर काजी प्रोफेसर जैनुल सालकीन के इंतकाल के बाद मुस्लिम सियासत दो धड़ों में बंट गई है। उनके बेटे डॉक्टर जैनुल सालकीन की पगड़ी पोशी जल्दबाजी में शाही जमा मस्जिद में कर दी गई, जबकि अल सुबह मौलाना कारी शफीकुर रहमान ने खुद को शहर काजी घोषित कर दिया। ये दोहरी दावेदारी असमंजस और विवाद का कारण बन गई, जिसके बाद से इल्जामों का दौर लगातार जारी है। आप सोचिए तो सही के बाप का जनाजा रखा है, इतनी क्या जल्दी है आपको? आपने उस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी। जिस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई है वो बच्चा बेचारा दीनी एतबार से कोई तालीम नहीं रखता। अगर इस बच्चे में सलाहियत होती काजी बनने के तो इसको वो पहले हाफिज बनाते, हाफिज बनाने के बाद इसको कारी बनाते, इसको मौलवी बनाते और मौलवी और आलिम बनाने के बाद फिर इसको अलीगढ़ लेके जाते। शहर की जो आम पब्लिक है वो सिर्फ डॉक्टर जैनुल सालकीन को ही मान रही है, कारी शफीक को नहीं मान रही। अब ये मस्जिद है वो अपने तौर पर वो शहरी आदमी है, वो हमेशा से हर मामले के अंदर जिद करते हैं। कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है, कोई बहुत सी बातें इस किस्म की करते हैं जो गैर शरई होती हैं। मेरठ में शहर काजी पद को लेकर विवाद बढ़ गया है। कारी शफीक 42 साल के तजुर्बे के साथ खुद को दावेदार मानते हैं, जबकि 25 साल के डॉक्टर जैनुल सालकीन PhD किए हुए और पारिवारिक परंपरा का दावा कर रहे हैं। मस्जिदों में दोनों का स्वागत हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस, सपा, बसपा के मुस्लिम नेता जैनुल के समर्थन में सोशल मीडिया से सड़कों तक बहस जारी है। पुलिस ने सैकड़ों समर्थकों को मुचलका पाबंद किया है। जो भी इस गद्दी पे बैठेगा शहर काजी पे, उसमें काबिलियत होनी चाहिए, कुरान हाफिज होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, दीन के मामलात में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी मसले मुसलमानों में पड़ते हैं वो शहर काजी से कंफर्म किए जाते हैं कि इसमें मसले मसलायत कैसे करें। इसको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है शहर काजी बताते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से जो अब शहर काजी के बेटे हैं उनको भी इतनी जानकारी नहीं है। जुमे की नमाज में भी वो नमाज नहीं पढ़ा पाए हैं। हमारी लड़ाई जो है वो नियम विरुद्ध की लड़ाई है और राजनीतिक आदमियों का इसमें कोई मसला नहीं है। मैं खुद एक जो है बड़ी पार्टी का, जो हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी, उसका राज्य मंत्री रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ ये आलिमों का काम है। इसमें दारुल उलूम को या नदवा को या जितने भी हमारे आलिम लोग हैं उनको जो है हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करने के बाद इस मसले का जो है सॉल्यूशन कोई ना कोई निकाल लेना चाहिए। यूँ तो रमजान का पाक महीना अमन का पैगाम लेकर आता है, लेकिन शहर में काजी की कुर्सी को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बुरी तरह डिस्टर्ब है। इतना ही नहीं, कई बड़ी मस्जिदों को भी इस विवाद का अखाड़ा बनाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि ये विवाद आखिर कब जाकर खत्म होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। लखनऊ बार सेंट्रल एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ली, अवध बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल वापस ली। हाईकोर्ट में चल रही संयुक्त बैठक में लिया गया फैसला। दोषियों पर कार्रवाई न होने से वकीलों में नाराजगी है, बड़ी खबर। और अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अनूप, ताजा अपडेट्स क्या है इस वक्त के? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने एक दिवसीय हड़ताल का आज ऐलान किया था, लिहाजा जो पूरी तरह से जो कार है उससे जो है विरत रहे थे। आज जो है बड़ी बैठक जो है अवध बार एसोसिएशन ने दोनों बारों साथ बुलाई थी और ये बैठक में जो ये बड़ा निर्णय लिया गया कि जो हड़ताल है उसको हालांकि खत्म कर दिया गया है, लेकिन
अभी भी अधिवक्ताओं में रोष बना हुआ है। लिहाजा तीनों बार ने एक संयुक्त बड़ा फैसला लिया है कि कल पुलिस कमिश्नर ऑफिस का जो है घेराव किया जाएगा, क्योंकि ये मानना है एसोसिएशन का कि जो दोषी पुलिसकर्मी है जिन्होंने वकीलों के साथ मारपीट की थी, उनके खिलाफ जो है अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। FIR जो वकीलों के खिलाफ की गई है उसको भी वापस नहीं लिया गया। इसके अलावा ना ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। लिहाजा इसी चीजों को लेकर के जो है नाराजगी अभी भी दिखाई दे रही है। एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि कल 1 बजे पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। जानकारी ये भी आ रही है कि इस घोषणा के बाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। यानी ये माना जा रहा है कि अभी भी जो वार्ता का दौर है वो लगातार जारी है पुलिस के बीच और एसोसिएशन के बीच। हो सकता है कि अब इस वार्ता में शायद कोई नया जो है मोड़ सामने आए और जो फैसला जो घोषणा की गई है उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो जो वार्ता है वो अभी भी चल रही है अधिकारियों के साथ। अब देखना होगा, इंतजार करना होगा कि इस वार्ता का जो है क्या नतीजा जो है सामने आता है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि हड़ताल को हालांकि खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो एसोसिएशन है, जो तमाम वकील है, उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है, घोषणा की है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम 1 बजे के जानकारी करीब पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव। ठीक, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं।